युवकों किया गिरफ्तार। चमोली के नागनाथ पोखरी विकासखंड में पेयजल संकट, कई गांवों में गहराता जा रहा पेयजल संकट। पेयजल के संकट पर उपजिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, जहां आपको बताते चले इस वक्त खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है और अपने परिवार के व्यक्ति को ही हरीश रावत लड़ाना चाहते हैं चुनाव। बेटी और बेटा ने लड़ लिया है चुनाव लड़ने के लिए उनका एक छोटा बेटा और भी खुद भी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो इसमें हरीश रावत का बड़ा योगदान है। पार्टी में और भी होते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का काम कर हरीश रावत की अब राजनीतिक उम्र हो चुकी है समाप्त। बीजेपी के कई नेताओं ने लिया राजनीतिक संन्यास। बीजेपी अपनी नई पीढ़ी को बढ़ा रही आगे। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जिस दल के मुखिया की ये सोच हो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। हरीश रावत जी परिवार के व्यक्ति को लड़ाना चाहते हैं। बेटी लड़ गई, बेटा लड़ गया, एक बेटा और है, उसको भी कहीं सोचेंगे, खुद भी चाहेंगे। ये तो कांग्रेस का सोच दिखाई दे रहा। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो इसमें हरीश रावत जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सच्चाई ये भी है कि भाई दल में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करो, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ रखने का काम करो। राजनीति उम्र हो गई है। हमारे बहुत से नेताओं ने आज राजनीतिक संन्यास लिया। हमारे नेता अपने नई पीढ़ी को एक प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जिस दल के मुखिया का ये नेचर हो उससे अपेक्षा भी कुछ नहीं की जा सकती। और आगे बढ़ेंगे। विधायक राम सिंह कैरुक ने भीमताल क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक राम सिंह कैड़ा ने जब्त जल निगम के अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चल रहे पेयजल लाइनों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का शीघ्र दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। विधायक राम सिंह कैंडा ने कहा है कि सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक पौड़ी तुषार बोरा ने थाना सतपुली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने गार्ग थाना कार्यालय, भोजनालय, कर्मचारी बैरक और थाना परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने को आवंटित सरकारी संपत्ति और मालखाने का निरीक्षण करते हुए मालखाने में रखे लंबित मालों और थाना परिसर में खड़े वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस उपाधीक्षक ने थाना कार्यालय में संचालित CCTNS पोर्टल, अन्य ऑनलाइन पोर्टलों और थाना अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही थाने को आवंटित शास्त्रों का निरीक्षण कर शस्त्रों की नियमित साफ सफाई, बैरकों, आवासीय परिसर को साफ सुथरा रखने के सरकारी संपत्ति का रखरखाव के निर्देश दिए। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेश के क्रम में हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार पैदल मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। इस क्रम में आपको बता दें कि थाना सिडकुल पुलिस द्वारा उपलब्ध पुलिस बल के साथ रावली और इसके साथ ही महमूद बाजार, चौहान मार्केट और इंद्रलोक कॉलोनी क्षेत्र में पैदल गश्त संचालित की गई है। आपको बता दें कि गश्त के दौरान बाजार क्षेत्र में से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पैदल गश्त के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलों और संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की गहन चेकिंग की गई है। इस कार्रवाई में 3 संदिग्ध मोटरसाइकिलों को सीज किया गया है। अवैध अतिक्रमण और अन्य अव्यवस्थाओं के लिए 25 दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। मेडिकल स्टोर संचालकों को अनिवार्य रूप से अपने
अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मकान मालिकों को 100% किराएदार राज सत्यापन कराने के लिए जागरूक किया गया। क्षेत्र की सुरक्षा की भावना स्थापित करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से थाना सिडकुल पुलिस द्वारा भविष्य में इसी प्रकार पैदल गश्त लगातार जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाकर वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अवैध हथियार की नुमाइश करती वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है, जिसके बाद कोतवाली किच्छा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपों को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है। आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी है। चमोली जिले के नागर नाथ पोखरी विकासखंड में एक गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने जिलासू पंपिंग योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर जल निगम के सहायक अभियंता तानसिंह टोलिया ने और अवर अभियंता प्रशांत रतोणी ने स्पष्ट किया है कि योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केवल पोखरी नगर मुख्यालय के लिए ही स्वीकृत है, इसलिए नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के जवाब से ग्रामीण भड़क गए हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी मांग दोहराते हुए योजना की पाइपलाइन को अपने क्षेत्र से आगे न बढ़ने देने की चेतावनी दी। वहीं एसडीएम ने अधिकारियों को आपसी तालमेल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो बहुत दिक्कत है सर। ये अभी पेयजल अभी नई लाइन बिछी थी, उसमें पानी एक भी नहीं आ रहा सर। नल तो टांग रखे हैं, कुछ जो नल हैं वो पुराने पाइप इन्होंने जोड़ रखे हैं, तो सर उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी आश्वासन मिला है हमको कि 1 तारीख तक कुछ ना कुछ उसमें सुधार होगा। और पंपिंग योजना से हमको पानी चाहिए उसमें, क्योंकि पानी बहुत कम है वहाँ। जल की बहुत समस्या है। सिनाओं में बहुत तोक हैं, जैसे मोहनधार हो गया और सतवैकोट हो गया और बुनखोला हो गया और पातल हो गया, और जो ये पीडब्ल्यूडी वालों ने रोड कट रखी है इससे मतलब 2 साल से पानी तोड़ रखा है, वो पानी भी अभी तक नहीं चल रहा है। वो पानी की बहुत समस्या है, मतलब पानी चाहिए हमको। गई तो यहाँ पर जो एक्शन जल संस्थान और जल निगम के एई आए थे और उनके अन्य कर्मचारी भी आए थे और ग्रामीण प्रधान भी आए थे, जनप्रतिनिधिगण भी आए थे। उनसे वार्ता हुई है। काफी समस्याएं हैं पेयजल से संबंधित, जिसका निराकरण करने के लिए 1 हफ्ते में निर्देश जल संस्थान और जल निगम को दिया गया है। और उसके बाद जो एक पेयजल योजना जिलासू पेयजल योजना है, उसके संबंध में कुछ गांवों को पानी दिया जाना है, उसके संबंध में एक वार्ता उच्च स्तरीय वार्ता की जानी है, वो डीएम साहब की अध्यक्षता में की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ा और सघन अभियान चलाया है। मसूरी और राजपुर थाने की पुलिस टीमों ने शहर के प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस उपाधीक्षक मनोज असवाल के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अप्रिय घटनाओं को रोकना, यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री या व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने से रोकना था। सीओ मनोज असवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि मसूरी की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुलिस की तैयारियां होती है, उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो आज थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सके, उसको पकड़ सके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
पर्यटन नगरी मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से कुछ दूरी पर एक टैक्सी अचानक अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से निचली सड़क पर जा गिरी। जोरदार धमाके से आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार पाम आर्यन होटल के पास अचानक संतुलन खो बैठी। मोड़ पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ने को कार सीधी नीचे की ओर बने सड़क प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ऐसे में हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और चेता मोबाइल मौके पर पहुंचे। इससे पहले स्थानीय लोगों ने त्वरित सहायता करते हुए चालक को कार से बाहर निकाला और निजी वाहनों की मदद से उपजिला अस्पताल मसूरी भिजवाया गया। कार चालक की हालत सामान्य है, परंतु चालक की काफी चोट आई है, जिसका उपचार किया जा रहा है। मसूरी पुलिस ने बताया कि घायल युवक राजवीर सिंह थत्यूट का रहने वाला है और युवक के अनुसार कार मोड़ पर आते ही अचानक फिसल गई और वह संभाल नहीं पाया। पुलिस ने युवक के परिजन को हटाने की सूचना दे दी है। चेता मोबाइल यूनिट और मसूरी कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कार को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्राथमिक जांच के वाहन के फिसलने की दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार बढ़ते वाहन दबाव और संकरे मोड़ों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो अक्सर देखने को मिल रही हैं। लोगों ने प्रशासन से मोड़ों पर सुरक्षा बैरियर मजबूत करने को चेतावनी बोर्ड बढ़ाने की मांग की है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा में फिर हादसा हुआ है। नोएडा के 4 पर्यटक गोवा बीच पर नहाने के लिए पहुंचे। नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में बहने लगे। एक पर्यटक को साफ्टिंग गाइड ने किसी तरह से गंगा से सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि उसके साथी का गंगा में कुछ पता नहीं चला। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि पर्यटकों की पहचान नोएडा निवासी मयंक, गौतम, अक्षय, अभिषेक और पिंटू के रूप में हुई है। नहाने के दौरान अभिषेक और पिंटू गंगा में बह गए। राफ्टिंग गाइड ने
अभिषेक को बचा लिया और पिंटू गंगा में लापता है। गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पिंटू के परिजन लक्ष्मण झूला पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने बताया है कि नहाने के लिहाज से गोवा बीच सुरक्षित तट नहीं है। यहां तक पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। पत्थरों पर भी चेतावनी स्लोगन लिखे हुए हैं। बावजूद इसके पर्यटक खतरनाक गंगा तट पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। जनपद टिहरी की चंबा थाना पुलिस ने एक चरस सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी की पहचान परमजीत सिंह निवासी टिहरी के रूप में हुई है। बरामद चरस की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत आज चंबा थाना पुलिस मसूरी मोटर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया, जो पुलिस को देख लिया, दिशा बदलकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया और संदिग्ध को रोक लिया। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से चरस बरामद हुई है। पुलिस ने चरस तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पूछताछ में चंबा के लोकल नशा तस्करों की जानकारी भी मिली है, जिनके खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। लोहाघाट के मंगोली गांव में आतंक का पर्याय बन चुका आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है, जिससे जनता और वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। आपको बताते चले कि 12 नवंबर को इस गुलदार ने मंगोली के ग्रामीण भुवनराम को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत फैली हुई थी। और आपको बता दें कि मंगोली के आसपास के गांव में भी गुलदार लगातार मंडराने लगा था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। लोहाघाट रेंजर एनडी पांडे ने बताया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास 4 पिंजरे लगाए। 4 साथ ही जगह जगह जो है वो ट्रैप कैमरे स्थापित किए गए हैं और ड्रोन कैमरों की मदद से गुलदार को ट्रेस किया गया। गुलदार की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने बताया कि गुलदार वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया, जो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर लगाया गया था। गुलदार के हमले के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पंकज पाहवा के सामने आखिर क्यों एमडीडीए नतमस्तक है, लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हां, पंकज पाहवा के आगे क्यों नतमस्तक एसडीएम योगेश और ए शशांक 27 मई को होनी थी सीलिंग की कार्रवाई। पंकज पाहवा ने एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र से भिन्न किया था निर्माण कार्य। शपथ पत्र देकर रुकी थी सीलिंग की कार्रवाई। बड़ी खबर, शपथ पत्र के अनुसार 10 दिनों के अंदर करानी थी कंपाउंडिंग की कार्रवाई। ऐसे में 10 दिन के अंदर कंपाउंडिंग न कराने पर पुनः होनी थी सीलिंग की कार्रवाई। 6 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं कराया गया कंपाउंड। पंकज पाहवा को कंपाउंड कराने के भी बाद कुछ हिस्से का करना होगा ध्वस्तीकरण। वहीं पड़ोस में ग्रोवर के मकान में निकाली बड़ी खिड़की। ग्रोवर ने एमडीडीए और एसडीएम कार्यालय में दी शिकायत। शिकायत देने के बाद ग्रोवर को धमका रहा है पाहवा। ऐसे में अगर खिड़की बंद नहीं हुई तो ग्रोवर जाएंगे न्यायालय। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के भिन्न बने निर्माण में खुला सरकारी बैंक। क्या बैंक ने इन मानकों को नहीं देखा? बहुत जल्द ही पंकज पाहवा के खिलाफ उच्च न्यायालय में होगी याचिका दायर। पहले ही एमडीडीए को मानकों का पालन न करने पर उच्च न्यायालय की पड़ चुकी है फटकार और इसके साथ ही कार्रवाई पर एमडीडीए को अपनी साख बचाने का मौका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, बताएं आखिर क्यों एमडीडीए पंकज पाहवा के आगे नतमस्तक है? बिल्कुल कहें सपना, तो लगातार ये चीज देखने को मिल रही है। 27 मई की हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें डेढ़ सील का आदेश होना था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक वहां पर शपथ पत्र दिया कि 10 दिन के हम कंपाउंडिंग करा लेंगे और उसके बाद इनको छूट दी गई। लेकिन आज अगर हम कहें तो नवंबर
एंड में हो चुका है। आज 24 तारीख है यहाँ पर, अभी तक ना इन्होंने कुछ कराया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीछे एक ग्रोवर साहब वहां पर रहते हैं, बहुत बड़ी खिड़की खोल दिया, वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं जाके। वो बेचारे कल कहते हैं सुनवाई नहीं हो रही, उनकी धमकियां दी जा रही हैं। कल भी उससे जब बात हुई तो वो बेचारा आया तो यही कहा कि अब ये नहीं होगा तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा इनके खिलाफ कि इन्होंने खिड़की कैसे खोल दी है। तो कुल मिला के कहें धींगा मस्ती यहाँ पर पंकज पावा की चल रही है। वही हमें समझ नहीं आ रहा एमडीडीए क्यों नतमस्तक है, क्यों अपने मानवों का नहीं काम करा। लगातार हम यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो अपने मानकों का नहीं, जो इसके खुद ही नियम है। और उसमें ये भी अगर ये कंपाउंड भी कराएगा तो अब यही स्थिति बनती जा रही है। कंपाउंड को एक शपथ पत्र देना पड़ता है, क्योंकि पूरे एरिया कंपाउंड नहीं होता। फिर भी कुछ हिस्सा बचेगा, उसका दस्तीकरण होगा और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पीछे कहीं ना कहीं काफी लोग लगे हैं। क्योंकि ये जिस हिसाब से वहां काम कर रहा है, लोगों को धमका रहा है और एमडीडीए को भी कुछ नहीं समझ रहा है। योगेश मेरा एसडीएम है जो इस एमडीडीए का सारा काम देखते हैं, वो भी वहां तक कार्रवाई नहीं पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं अब इसको एमडीडीए को कार्रवाई करनी होगी, साख बचानी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने नियमों की धज्जियां एमडीडीए खुद देखता नजर आएगा। क्या लगता है, क्या एमडीडीए पर किसी राजनीतिक या फिर व्यावसायिक दबाव का असर हो, या फिर ऐसे में कोई और जानकारी अगर आपके पास हो तो? समझ में नहीं आ रहा किस चीज का ऐसा दबाव है, कोई राजनीतिक दबाव है या कोई बहुत बड़ी कोई सेवा शुल्क इसने कुछ खर्च किया हो या किस प्रकार के। आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है एक बैंक भी खुल गया है, क्योंकि जब सरकारी बैंक वहां पर खुलता है पूरा नियमों के तहत होता है, देखा जाता है कि उसमें जिस हम बिल्डिंग में आ रहे हैं वहां कोई सब ठीक ठाक है, सब चीज। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सरकारी बैंक भी उसको लोन देते हैं जो मानचित्र पूरी तरह से पास होते हैं, उसको लोन देते हैं। और खुद बैंक वहां पर खुल गया है, तो कहीं चीजें की कई तरह की विडंबना यहाँ पर हो रही है। और यही ऋषिकेश में कहीं जहां जा रहे हैं चर्चा का विषय होना है कि जब ये इसका 27 तारीख को जब यहाँ पर सीलिंग होनी थी और आज 6 महीने हो गए, ना कंपाउंडिंग कराया, ना कोई जो धींगा मस्ती लगातार चल रही है और लोग शिकायतें भी कर रहे हैं। उसके बावजूद एसडीएम हो चाहे अपना शशांक यहाँ जो एई है, वो काफी टाइम से लगातार बात तो बहुत कुछ करने की बात करते हैं, लेकिन क्यों नतमस्तक है 6 महीने बाद भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या इसका कारण है, ये ऋषिकेश की जनता नहीं जानना चाहती है। बिल्कुल, पंकज पावा की फाइल की बात कर लिया। प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी अनियमितताओं की जांच किस स्तर पर लंबित है, क्यों इतनी लंबी खींची जा रही है? क्योंकि देखिए 27 मई का डेट दिया गया था। हाँ बिल्कुल, हम कहें तो 27 मई की अगर हम बात करें तो उस दिन इनके साथ और 3 बिल्डिंग थी, वो सीलिंग होनी थी। लेकिन उसके बाद ये उसमें होता है कि अगर आप इतने समय में जो आपने लिख के दिया, अगर आप वहाँ कंपाउंडिंग नहीं कराएंगे तो उसकी पुरानी दोबारा इसकी सीलिंग की जाएगी। लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ हम देख भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात इसी की इसकी विडंबना यहाँ भी है कि यहाँ सीलिंग भले ही हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लगातार काम करता रहता है और ये लोगों की चर्चाएं रहती है। और एमडीडीए नामा पार्टी का रह गया, अपने नियमों की पालन नहीं कर पा रहा है। वही हम देख रहे थे देहरादून की रोड पे की स्थिति है, वहां पर सीलिंग होने के बाद लगातार काम चल रहा है। वही हम बनखंडी ग्राम की बात करें, वहां पर लोगों की शिकायतें आ रही है, सीलिंग हो रखी है और अंधाधुंध काम चल रहा है। तो क्या ऐसे कारण है, कितना वजन उन लोगों का है, कैसा वजन है, वो जेब वाला वजन है या दूसरा राजनीतिक वजन है, जो एमडीडीए क्यों नतमस्तक है, क्यों कहीं कर पा रहा और क्यों अपनी छिछलदारी एमडीडीए ऋषिकेश में लगातार करता जा रहा है। बिल्कुल, आम लोगों की बात कर ले, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जहां जब देखते हैं कि जो आसपास के लोग हैं, हम देखते हैं लगातार वो जब वहां एमडीडीए में शिकायत देते हैं, वहां सुनवाई है, तो वो हम लोगों के पास मीडिया के पास आते हैं, कहते हैं जब चीजें हमें दिखाते हैं, ये देखो जी हमने एप्लीकेशन दे दी, ये लगातार ये हो रहा और कहीं हम कुछ काम कर नहीं सकते और दूसरा आदमी सीलिंग के बाद भी लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, लगातार ये चीजें कर रहा है। तो इस तरह की बातें आ रही, क्यों दोहरा मापदंड क्यों विभाग अपनाया जा रहा है, क्यों अपना रहा है और अपने नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है, जो नियम खुद एमडीडीए के अपने बनाए हुए, वही स्थिति होती है। कई बिल्डिंगों के दस्तूरीकरण भी हुए हैं और लगातार बड़े उच्च अधिकारियों तक माननीय उच्च
की अब मृत्यु हो चुकी है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूरे इस वक्त देश में शोक का माहौल है। धर्मेंद्र के चाहने वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स जो है पहुंच रहे हैं। लगातार इस वक्त जो है पूरे देश में शोक का इस वक्त माहौल देखा जा रहा है और उनकी अंतिम विदाई में बड़े बड़े सेलेब्स पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।